हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी राइस पर। मैं हूं देवी सिंह। आज 5 जून है और जीएस का जो फर्स्ट पेपर है वो हो चुका है। जो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है यानी जो है जनरल स्टडी का, और सी सेट का पेपर जो है इस समय अभी चालू नहीं हुआ होगा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमें जो है इस पेपर का पहला जो है सेट ए है, और इकोनॉमी का मैं एजुकेटर हूँ, इकोनॉमी का टीचर हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इकोनॉमी के ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सेट ए इकोनॉमी से ही शुरू है। इकोनॉमी के इस साल करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं, जो कि हर साल लगभग लगभग आते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर 4 से 5 सब्जेक्ट में आपका कमांड है तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता। जैसे इकोनॉमी में आप देखेंगे इस साल जो है करीब करीब वही 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं। लगातार 10 क्वेश्चन है और फिर 5 से 6 क्वेश्चन जो है बीच में है। तो चलो हम इसमें से डिटेल एनालिसिस देखेंगे आखिर। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमने कोर्स आपको करवाया है क्या वाकई में ये हुआ है, या क्वेश्चन वहां से आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस पहले क्वेश्चन में आपका जो है त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों में से संबंधित है। इसमें से अगर आप जैसे कि इसको इंग्लिश में बहुत सारी चीजें जो है त्वरित वित्तीय प्रपत्र, तो आप हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर समस्या होती है तो आप ये इंग्लिश वाला टर्म्स पढ़ सकते हैं। तो यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से ये प्रॉपर जो है करंट का है। और आप देखिएगा कि करंट में जब मैंने आपको आईएमएफ पढ़ाया था और आईएमएफ से संबंधित जो चीजें पढ़ाई थी वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत। इसका जो आंसर है वो बी नंबर है। ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज जो है ये प्रोविजंस जो है आईएमएफ से एसोसिएटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है बी नंबर। ये आपके, अगर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर जिस भी बच्चे ने एक बार जो है कभी थोड़ा सा देखा भी होगा करंट अफेयर तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज बस गई होगी और ये उसका जो है पहला क्वेश्चन नहीं गलत हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो है ना इसी वजह से कहा जाता है कि इकोनॉमी में ना कुछ, इकोनॉमी में ही क्या कि अगर यूपीएससी जो अगर करंट अफेयर से कोई चीजें पूछता है तो कभी कभी इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि 2 साल पुराना ये जो है चर्चा में 19 में हालांकि रहा, ऐसी बात नहीं है 19 में चर्चा में नहीं रहा, लेकिन सॉरी 20 में चर्चा में नहीं रहा, 20 में रहा, लेकिन ये 2019 में भी चर्चा में रहा। तो ये करीब जो है 20 से 25 माह पुराना ये करंट अफेयर्स है। और इसमें से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को जो है दर्शाता है। इसके साथ साथ जो है आ, पहला आपका स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। दूसरा स्टेटमेंट है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीड में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तो जो है यहां से स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है। ठीक है। और अन्य देश में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रियर के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। इसमें से मैं आपको बता दूं यहां पर जो है ये काफी पुराना करंट से क्वेश्चन आया है, तो आई एम वेरी ट्रूली मैं इसको जो है इस साल क्योंकि मैंने करीब जो है 16 से 17 माह का करंट कवर किया है तो उसमें से मैंने इसको कवर नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें से दो गलत है, तो पहले तो आप एलिमिनेशन फैक्टर जो है इसमें से यूज कर सकते हो, दो और दो, यहां पर भी दो और यहां पर भी दो। तो ऑब्वियसली जो है आपका सी नंबर सही हो गया। और इसमें से स्टेटमेंट जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो क्या है भाई, इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसमें से यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक 1983 से बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। इसमें से क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से पहला स्टेटमेंट है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भाई मुद्रास्फीति अधिक होने तो भारतीय रिजर्व बैंक 1983 से जो है बैंक संभावित तौर से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है।
इसके साथ साथ अगला स्टेटमेंट है, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित तौर से जो है विक्रय कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें से यदि यूएसए और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद जो है प्रेरित हो सकती है। मैं आपको यहां पर बता दूं, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो है 1983 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चे ने जो है मिस्टेक पीपीटी बनाने में कर दिया है। आप अगर ओरिजिनल जो है न्यूज पेपर देखेंगे तो यदि मुद्रास्फीति इसमें लिखा है कि अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित तौर से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। आप सबसे पहले ये आप जाके हमारा जो कोर्स है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे कोर्स से हार्ड कोर आया है, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, दूसरा नहीं आया मैंने एकदम बता दिया है, तीसरा आपको जो है हमारे कोर्स के सेकंड लेक्चर से मिल जाएगा, जहां एक चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर ही होता है मुद्रास्फीति महंगाई। और ये जो है मुद्रास्फीति जो महंगाई है हमने इसमें बहुत डिटेल में कवर किया था। जरा यहाँ पे समझिएगा पहला स्टेटमेंट क्या है और मैं इसको जो है थोड़ी सी डिटेल में जाने का प्रयास करूंगा। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है मतलब महंगाई अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई संभावित तौर से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। एक चीज बताओ जरा आप मुझे कि अगर महंगाई अधिक है तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तो अर्थव्यवस्था में और पैसा पंप करेगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। भाई अगर महंगाई अधिक है तो मार्केट से पैसा सक करना है, तो या तो जो है आरबीआई टाइटनिंग पॉलिसी अपना सकता है या जो है मॉनेटरी रेट्स को बढ़ा करके ताकि जो है अर्थव्यवस्था में पैसे को जो है पंपिंग को रोक सकता है, ताकि पैसा और अर्थव्यवस्था में पंप ना हो और महंगाई और ना बढ़ जाए। तो भाई अगर सरकारी प्रतिभूतियां वापस खरीदेगा मान लो मार्केट से, तो मार्केट में और तो पैसा पंप हो जाएगा, तो इससे मुद्रास्फीति ही अधिक है तो और बढ़ जाएगी, तो ये तो कुछ जमा नहीं, तो स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब एलिमिनेशन फैक्टर पे आते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं, जरा ध्यान से कि भाई स्टेटमेंट अगर फर्स्ट गलत है तो मान लो ये भी गलत हो गया, सी देखो 2 नंबर पे नहीं है, यहां पे देखो एलिमिनेशन मेथड, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, तो स्टेटमेंट आपका बी सही है। दूसरे का क्या सही है भाई, बी नंबर सही है। और आप देखिएगा चेक करिएगा, बहुत मैंने डिटेल में कवर किया है इसको, बहुत ही डिटेल में हमारा ये कवर हुआ है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 क्वेश्चन में से अभी मैंने आपको जगह भी बताई है कि दूसरा लेक्चर आपको सॉरी तीसरा लेक्चर जो है हमारे कोर्स का भटनी रहा है, इसमें कंप्लीट कोर्स है इंडियन इकोनॉमी का, और जाइएगा बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। आप खुद ही देखिएगा कि ये हार्डकोर हमारी नोट्स और लेक्चर से ये कवर हुआ है, ठीक है। चौथा है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट है, G20 और उसके साथ पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल है, यह जो है आधारणीय ऋण वाले निम्न आय वाले देशों को सहायता देने की पहल है। इसमें से जो चौथा क्वेश्चन है तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन सबसे पहले इसको एक्सप्लेन भी तो कर लेते हैं। देखो याद होगा आपको मैंने करंट अफेयर्स में और अपनी जो क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर किया है, करंट अफेयर्स में भी मैंने जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं हैं उनको भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में कंप्लीट करवाया है। थोड़ा सा G20 के बारे में बता दूं तो भाई G20 में जो है G20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं ने जो है 20 में मार्च में 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया था, और उसी में जो है G20 के बारे में काफी कुछ डेवलपमेंट हुए थे। तो थोड़ा सा हमें G20 फ्रेमवर्क के बारे में, कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपको बता दूं, जो पहला स्टेटमेंट है कि G20 उसके साथ जो पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल है, बिल्कुल सही है कि भाई ये जो है पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल है। G20 जो समूह, ये विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय जो है कोष के जो है प्रतिनिधि और यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, और G20 समूह दुनिया की जो है प्रमुख उन्नत और उभरती जो है अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को जो है एक साथ लाता है, और ये वैश्विक व्यापार का करीब 75% और वैश्विक निवेश का 85% जो है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और विश्व की करीब 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब G20 के कार्य को लेकर के तो पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है इसमें पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित है, यह है
जो है मतलब इसमें जो स्टेटमेंट है कि ये जो है आधारणीय ऋण वाले जो निम्न आय वाले देशों को सहायता करता है। तो इसमें से स्टेटमेंट जो है दूसरा भी सही है। इसमें से मैंने बताया कि थोड़ा सा उसने बच्चे ने जो है पीपीटी बनाने में बड़ा फास्ट बना रहा था, तो थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, उसका कोई नहीं, मैं जो है आपको जो स्टेटमेंट है दोनों थोड़ा सा जो है सही करके आपको बता दूं। ये जो है आधारणीय ऋण वाले निम्न मतलब सही लिखा है कि आधारणीय ऋण वाले जो है निम्न आय वाले देशों को ये सहायता देने की पहल है, तो एकदम सही है। और G20 और उसके साथ पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और जो सेकंड है ये दोनों सही है, तो स्टेटमेंट जो है सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड के क्या लाभ हैं? भाई इसको जो है ना, ये भी करंट का जो है इशू है। और पहला स्टेटमेंट है कि सरकार आईआईबी के तौर पे अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को जो है कम कर सकती है। इसके साथ साथ इसमें से आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल इसका जो है एडवांटेज लाभ मिलता ही मिलता है। तो स्टेटमेंट दो तो एकदम साफ साफ समझ आता है, ठीक है। आईआईबी पर जो है ऋण प्राप्त जो है प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं है। मैं आपको इसमें से जो बता दूं कि इसका जो आंसर है, जो स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत हो जाता है। आईआईबी पर जो प्राप्त ब्याज और साथ में जो कैपिटल गेन टैक्स कर योग्य नहीं है, बल्कि इसमें से कर योग्य है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक बहुत कॉमन सी चीज है, इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड का 10 साल तक का मेच्योरिटी पीरियड है और आप पे ह्यूज अमाउंट पैसा, एक सिंपल सा चीज है, कॉमन सा चीज है, एक जनरल माइंड लगा सकते हो कि भाई अगर आप मान लो कि कोई बॉन्ड के माध्यम से आप जो है पैसा बना रहे हो, तो ठीक है निवेश के टाइम अगर मान लो कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब फाइनली आप जो है जो आपका प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो टैक्सेबल होगा। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाता है। तो अगर हम जो है एलिमिनेशन फैक्टर से यूज करते हैं तो देखो ये और ये गलत हो गया, तो कौन बचा? स्टेटमेंट जो है फर्स्ट जो है आपका सही है। ओके, ये भी करंट का जो है मुद्दा है, और ये भी मैं बता दूं कि 1.5 साल 2 साल पुराना करंट अफेयर्स है। इसी वजह से कहा जाता है, इस साल से एक चीज जो है इकोनॉमी को लेकर के क्लियर हुई कि भाई करंट अफेयर्स में खास करके हमें जो है करीब करीब 18 माह से नीचे तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि अप्रैल तक का, इस साल अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आया है, एक क्वेश्चन अप्रैल से है जो इस साल मतलब अभी रिसेंट 3 माह 4 माह पहले का, ठीक है। इसके बाद भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की जो ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के तौर पर प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय कर सकते हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? आप ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? हमारे कोर्सेस में। ये कोर इकोनॉमी का हिस्सा है, और ये कोर इकोनॉमी के हिस्से के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो हमने कैपिटल मार्केट पढ़ाया था, कैपिटल मार्केट में हमने डिटेल में कवर किया था कि जो कॉमर्शियल जो फर्म्स हैं वो क्या होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। आप वहां पे जाके डिटेल में देखिएगा, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें से जो है ना कि पहला कि भारत में कार्यरत विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्म जो है इनके संदर्भ में, तो अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के तौर पे प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे अपने स्वयं माल को विक्रय भी कर सकते हैं। नहीं, ये भाई प्लेटफॉर्म को बाजार में अपना एक उपलब्ध करवाते हैं, जो सेलर होते हैं वो यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते हैं, और जो है ये एक सिर्फ के माध्यम बनते हैं, और इन्हीं के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री होती है, ठीक है। एक इन्वेंट्री बेस्ड, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक इन्वेंट्री बेस्ड जो ई कॉमर्स फर्म्स के बारे में बताया था, तो इसमें से ये स्वयं जो है इन्वेंट्री वो नहीं कर सकते हैं। कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई ये एक कस्टमर से कितना मैक्सिमम सामान ले सकते हैं। अगर मान लो एक बहुत ज्यादा अमाउंट पे इन्होंने उसका सामान अपनी ही साइट पे इन्होंने ज्यादा वो किया, तो फिर ये माना जाता है कि भाई इनकी ही इन्वेंट्री है, ये अपना स्वयं सामान बेच रहे हैं।
तो पहला जो है समानतया कि भाई ये अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के तौर पर प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को विक्रय नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो है पहला ऑटोमेटिकली हो जाता है गलत। तो ये और ये तो हो गया गलत, ठीक है। अब वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। बिल्कुल, मैंने अभी क्या बताया आपको कि भाई ये एक लिमिटेड है। बड़े बड़े विक्रेता की अगर ये कहते हैं किसी से साठ गांठ बना के कि आपका सारा सामान जो है, आप एक काम करो कि हम आपको जो है बैकडोर से सपोर्ट करेंगे, नाम का रहेगा कि आप भैया इंडियंस हैं और आपका जो है हम रजिस्टर्ड करवा देंगे, आपके ही माल को जो है बेचेंगे और आपका जो है प्रमोशन करेंगे। तो ऐसा नहीं, एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आप जो है किसी के सामान को, अगर ऐसा होता है लिमिट से ऊपर पहुंचते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप अपने सामान को जो है उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट जो है दूसरा जो है वो सही है। छठवें नंबर का जो है इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां है निम्नलिखित, अच्छा ये जो है ना निम्नलिखित में से, पहले सुन लीजिए फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल एस्टेट का निर्माण करते हैं? ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या है। तो भाई इसमें से जो है इसका जो आंसर है कि भाई किसानों को अपनी फसलें काटना। आप जरा खुद सोचो कि क्या फसलें काटना रियल एस्टेट सेक्टर का निर्माण करता है? शायद तो मुझे नहीं लगता। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, बिल्कुल। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना और किसी कारपोरेट निकाय रुपया अंकित मूल्य का जो है विदेश में बॉन्ड जारी करना। तो इसमें से जो आपका आंसर बी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है कि भाई भारत के संदर्भ में जो है, अच्छा इसको जो है ना भारत, इसको मैं क्वेश्चन को इसमें से वही क्वेश्चन में जो है मिस्टेक कर दिया है बच्चे ने। तो भारत के संदर्भ में आपका जो एक क्वेश्चन है, एक काम करता हूं थोड़ा सा इंग्लिश में से मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास जो है हिंदी में नहीं है एग्जैक्टली। तो भारत के संदर्भ में हाल ही में जो है जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करती है? तो ये शायद इंग्लिश में ऐसा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा ही है। तो यहाँ पे कुछ उसने जो है जनसंचार, मतलब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो उसकी बात करी गई है कि भाई जो अप्रत्यक्ष अंतरण है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करती है इसको, जो हमारा मतलब न्यूज़पेपर में हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कोई भारतीय कंपनी जिसे किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कोई विदेशी कंपनी जिसे भारत में निवेश किया हो, कोई भी विदेशी कंपनी जो भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से पहले वाले जो लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। तीसरा स्टेटमेंट है कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में जो है मूर्त जो है संपत्ति खरीदारी करती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है और प्राप्ति को भारत में जो है अंतरित कर देती है। अगला है कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना जो है वस्तुगत मूल्य भी उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो आंसर है, दोबारा इसे क्वेश्चन को पढ़ना है कि भाई ऐसे इसमें से क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल गया कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जो चर्चित है, जो न्यूज पेपर में अक्सर ये चर्चा में बना रहता है, जो अप्रत्यक्ष अंतरण। तो अप्रत्यक्ष अंतरण का मतलब ये है कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य जो है व्युत्पन्न करते हैं। तो इसी को जो है अप्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं।
यानी a foreign company transfer share and such share derive their जो है substantial value from assets located in India। तो आपका जो 8वां नंबर यानी जो है 8वें नंबर का जो स्टेटमेंट है वो डी सही है। अगला आपका है किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपको कैपिटल जो है मैंने आपको मनी मार्केट पढ़ाया था और कैपिटल मार्केट पढ़ाया था। कैपिटल मार्केट में हमने जो है इसको डिटेल में कवर किया था। तो इसका जो है क्वेश्चन है कि किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजी व्यय है। अच्छा, एक चीज बताओ, जब मैं फिस्कल सिस्टम पढ़ा रहा था तो फिस्कल सिस्टम में मैंने जो है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, तो उसमें ये सारी चीज बताई थी। तो भाई आप कोई नई प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हो, जरा समझना। तो क्या ये बताओ कि पूंजीगत व्यय है या राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय आप सिर्फ उपभोग के चलते जो है, उपभोग के लिए जो आप पैसा खर्च करते हो वो आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो आपका जो पूंजीगत व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आपको कोई चीज खरीदते हो और उसका आफ्टर सम टाइम आपको उससे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का मतलब वो रिटर्न करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मान लो डिफेंस के अंतर्गत आपने मान लो कि कोई रफाल खरीदा, ठीक है, तो रफाल आपने खरीदा, ये पूंजीगत व्यय है। आपने उसमें टेक्नोलॉजी यूज है, नई टेक्नोलॉजी है, पूंजीगत व्यय है। लेकिन उसका मेंटेनेंस चार्ज जो है, जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो भाई पहला स्टेटमेंट ये फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत मैंने बहुत डिटेल में, आप जाइएगा तो बहुत मैंने डिटेल में कवर किया है। और ये आपका जो है चैप्टर है राजकोषीय जो है व्यवस्था, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फिस्कल सिस्टम कहते हैं। तो स्टेटमेंट जो है पहला सही हो जाता है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अच्छा, एक चीज याद है, ऋण वित्तीयन को, क्या इसमें से स्टेटमेंट क्या है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है। आपको मैंने बहुत डिटेल में एक चीज जो समझाया था कि जो ऋण जो आपका डेट फाइनेंसिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेट फाइनेंसिंग जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट यहीं से ऑटोमेटिकली सेकंड गलत हो जाता है। तो इसमें से मात्र कौन सही है, ए नंबर सही है। कौन सा भाई, ए नंबर सही है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित इसमें से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग जो है सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। यह भी आपका जो है मनी मार्केट से आया हुआ है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर, सॉरी कैपिटल मार्केट से दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। इसमें से जरा दोबारा से ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है स्टेटमेंट पर विचार करना है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग जो है सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा जो है कंपोनेंट जो है एक घटक होती है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है कि बिल्कुल जो घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग जो है सरकारी ऋण ग्रहण के लिए बिल्कुल जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जो जारी दिनांकित जो है प्रतिभूतियां जो है सिक्योरिटीज आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। तो इसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ओके, इसके बाद आप देखो, ये सेट ए की हम बात कर रहे थे, और सेट ए के अंतर्गत ये जो आपका सेट ए है, इस सेट ए के अंतर्गत 1 से 10 तक जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है 61 से इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो करीब करीब यहां पर भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे इकोनॉमी के।
करीब 10 लगातार क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के मिल गए और 61 से 68-9 तक करीब 9 क्वेश्चन यहाँ। मैंने क्या बताया कि 17 से 18 करीब 20 क्वेश्चन जो है इस साल भी इकोनॉमी से आए हैं। तो चलो देखो कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। स्टेटमेंट जो आपका फर्स्ट है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्राहक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी के संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पहले पे चलते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व जो टाइटनिंग पॉलिसी है ये पलायन की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल, जब आप जो है किसी भी देश का जो है केंद्रीय बैंक, फॉर एग्जांपल चलो अभी ये फेडरल रिजर्व की बात हो रही है, यूएस का, वहां का केंद्रीय बैंक है। अगर हमारे केंद्रीय बैंक की बात करें, अगर वो मॉनेटरी टाइटनिंग करता है, ठीक है, सख्त मुद्रा जो है पॉलिसी अपनाता है, मुद्रा नीति अपनाता है, तो क्या मुद्रा पलायन की ओर जा सकती है? बिल्कुल। तो स्टेटमेंट पहला आपका सही है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। ऑब्वियसली कि भाई अगर पूंजी का पलायन होगा तो ये समझेंगे कि पैसा ही नहीं है यहाँ, जब पैसा नहीं है तो अपने एक्सचेंज रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देंगे, तो ये बिल्कुल बढ़ा सकता है। स्टेटमेंट जो है दूसरा सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन यानी जो आपकी जो मुद्रा का डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन ईसीबी से जो आपका एक्सटर्नल बोरोइंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। नहीं भाई, मुद्रा जोखिम को घटाता नहीं, बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपका मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो आप बताइए ईसीबी से जो संबद्ध मुद्रा जोखिम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जोखिम बढ़ जाएगा। तो आपका जो है स्टेटमेंट थर्ड हो जाता है गलत। तो इसमें से 1 और 2 सही, मात्र जो है आपका ए नंबर सही है, 1 और 2। होपफुली ये समझ आ गया होगा। ये आपको हमने जो है कैपिटल मार्केट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और इसमें से उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के तौर पे जाने जाते हैं? तो आपका 62 है। इसमें से कौन कौन से जो है स्टेट हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल, देखो ये मेजर टी प्रोड्यूसर्स नहीं है, ठीक है, ये सहायक हैं आमतौर पर, इसी वजह से स्टेटमेंट लिखा है आमतौर पर। केरल बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश भी, लेकिन त्रिपुरा नहीं। तो इसमें से केवल 3 राज्य, ठीक है, केवल 3 राज्य। आसान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होती हैं। 63 का ध्यान से सुनिएगा। तो बिल्कुल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मैंने आपको बताया था कि इनको जो है आरबीआई गवर्न करता है, भारत में जो है ये उन्हीं के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्या है कि लिस्टेड हैं, 7 या 6, आप थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिएगा, शायद 7 है। आईसीआरए नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ध्यान से सुनना, ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो स्टेटमेंट जो है दूसरा आपका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, ब्रिक वर्ग रेटिंग एक भारतीय साख निर्धारण क्षमता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सही है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और मैंने आपको जो है इकरा, क्रिसिल, आईआरसीएल, आईसीआरए, ये तो करंट में हुआ था, इनके बारे में बहुत डिटेल में कवर किया था मैंने। आप जो है ये हमारा कैपिटल मार्केट के अंतर्गत मैंने ये पढ़ाया था आपको कि भाई इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। आपको यहाँ तक याद होगा कि मैंने क्रेडिट रेटिंग जो है कैसे कैसे, मैंने ये भी बताया था कि कैसे कैसे क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। ट्रिपल बी करंट में भी हुआ था कि ट्रिपल बी का मतलब क्या होता है, ए ट्रिपल बी प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। अभी हमारी जो है क्रेडिट रेटिंग को लेकर के एक डिस्प्यूट भी, तो ये सारा कवर हुआ था।
तो ध्यान रखना, ये जो है ब्रिकवर्क रेटिंग, ये भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टेटमेंट थर्ड सही है, लेकिन ये जो है आईसीआरए पब्लिक नहीं है, इस वजह से स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो ये आपका 1 और 3 सही है, यानी कहां गया, सी नंबर। ओके। 64 बैंक बोर्ड ब्यूरो। चलो बैंकिंग सिस्टम में याद करो, क्वेश्चन यहीं से पहले क्वेश्चन पढ़ लें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो होपफुली जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कि मैंने मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत बहुत डिटेल से कवर किया था। मैंने आपको यह बताया था कि भाई जो भारत में अलग अलग जो 2 अलग अलग मिशन इंद्रधनुष है, एक की शुरुआत जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने करी थी, जो टीकाकरण से संबंधित है, पूर्ण टीकाकरण की बात करता है, और एक मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है पीजे नायक समिति के सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने की थी, और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वास्थ्य के सुधार के संदर्भ में लागू किया गया था। अब इसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ए टू जी रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा गया था, क्योंकि ए से लगा करके अल्फाबेटिकली जी तक जो है रिफॉर्म थे, और इसको इंद्रधनुष इस वजह से कह दिया गया कि इसमें से 7 एक्चुअल में प्रावधान थे, और इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो इसको जो है मिशन इंद्रधनुष भी कह दिया गया। तो भाई इसके प्रावधान 2016 से प्रभावी हुए थे, और मैंने बताया कि भाई 7 प्रावधान के चलते इसको इंद्रधनुष नाम दे दिया गया था। इसमें से ए टू जी रिफॉर्म जो मैंने आपको बताया, तो ए फॉर अपॉइंटमेंट था, यानी नियुक्तियों से संदर्भित कोई बात थी। दूसरा जो क्वेश्चन दूसरे स्टेटमेंट से बी से पूछा, बैंक बोर्ड ब्यूरो, और यहीं से ये क्वेश्चन आया है, तो उसे आप देखिएगा ना, बैंकिंग सिस्टम में बहुत डिटेल में कवर हुआ है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी फॉर जो है स्टैंड फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी स्टैंड फॉर कैपिटलाइजेशन, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रेसिंग, एंड ई स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, एंड एफ स्टैंड फॉर जो है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड जी स्टैंड फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म। तो मैं सारा सब तो आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, याद होगा मैंने आपको जो है पहला स्टेटमेंट देखते हैं पहले, कि आरबीआई का जो है गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। भाई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेतृत्व जो है बैंक के सीएमडी, चेयरमैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कर रहे हैं, और यह मतलब एक ही पद हुआ करता था। इस पद पर उसी बैंक के अधिकारी पदोन्नति के माध्यम से पहुंचते थे, लेकिन यह तय किया गया कि इस पद को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाएगा, और अध्यक्ष के पद और प्रबंधन निदेशक के पद को जो है 2 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी, और गैर कार्यकारी जो है अध्यक्ष का एक तीसरा पद भी बनाया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो नेतृत्व है वो अलग अलग अधिकारी, 3 अलग अलग अधिकारियों का होता है, और इन अधिकारियों का जो चयन है वो बैंक से बाहर भी हो सकता है। और इस उच्च स्तरीय नियुक्तियों के मतलब नियुक्तियों में सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करी गई, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 को हुई, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है उच्च स्तरीय नियुक्तियों के लिए उचित उम्मीदवारी के नाम का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो अध्यक्ष को सम्मिलित करके इसमें से कुल 7 सदस्य होते हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और इसके जो पहले अध्यक्ष विनोद राय थे, बल्कि इसके आरबीआई के गवर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। और यह पद जो है लाभ का पद नहीं था, और 2018 में भानुप्रसाद शर्मा ने जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष के तौर पे जो है विनोद राय जी को प्रतिस्थापित किया, तो स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, कि भाई आरबीआई का गवर्नर जो है ट्रिपल बी का चेयरमैन नहीं होता है। तो चलो भाई एलिमिनेशन मेथड देखो जरा कोई, ये लो, ठीक है, हो गया ना एलिमिनेट। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, मैंने अभी आपको बताया। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो है कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, वही चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, बी नंबर जो है सही हो गया। ओके, चलो अगला आप चलते हैं। भाई परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और चूंकि बॉन्ड को, ध्यान से सुनिएगा, कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। आपको जब मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सेमी कन्वर्टेबल बॉन्ड बताया था, कंप्लीट कन्वर्टेबल बॉन्ड बताया था, और जो है वहां पर मैंने आपको
बहुत डिटेल में जो है परिवर्तनीय बॉन्ड परिवर्तनीयता के बारे में समझाया था। तो भाई देखो कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के बदलने का विकल्प है, तो परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। गलत है। तो स्टेटमेंट मात्र ए सही है इसका। 66 जो है, एशियाई और संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एमटीसीआर। ओके, अभी लास्ट में मैंने आपको परसों नरसों के दिन जो है मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज एमटीसीआर पूरा पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि ऋचा मैम पढ़ाएंगी, मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन इकोनॉमी से कोई चीज जुड़ी हुई थी तो मैंने एमटीसीआर को बहुत डिटेल में कवर किया था। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ठीक है, ये हम जो है भारत, आपको मैं बता दूं कि जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर का हिस्सा है, संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सदस्य है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 सभी होना चाहिए, डी नंबर जो है ये डी नंबर। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में जो है आपका 67 है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वियतनाम बहुत तेजी से रैपिडली, मैंने बताया था। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक होता है, और वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ लंबे समय में वियतनाम की जो है निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने जो है वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक जो है ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो पहली बात तो ये आपको स्टेटमेंट पांचवा ही गलत हो जाता है। ठीक है, जो ई सर्विस सेक्टर जो है वियतनाम में नहीं है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, कोई दो राय नहीं है, ये एकदम सही है। स्टेटमेंट चौथा सही हो जाता है। वियतनाम का जो है आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण निर्यात का मुख्य ध्यान होने का जो ध्यान से होने से जुड़ा है। स्टेटमेंट सी भी सही है, मतलब तीसरा सही है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक नहीं, स्टेटमेंट जो है बहुदलीय नहीं, तो 1 3 4 है कोई, 1 3 4 सी नंबर। नेक्स्ट हमारा 68 जो है, 68 का जो आंसर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। मैंने मुद्रास्फीति जो चैप्टर है हमारा इन्फ्लेशन बहुत डिटेल में कवर किया था, और मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, और आरबीआई के साथ सरकार भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी है। मैंने आरबीआई को बताया था कि आरबीआई जो है ये मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चरल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में असफल रहती है। तो आरबीआई, अब देखो कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है, भाई आरबीआई उत्तरदायी है। साथ में अगर होता कि आरबीआई और भारत सरकार, तो बिल्कुल हम करते। ये उपभोक्ता मामले का विभाग गलत, व्यय प्रबंधन गलत, वित्तीय स्थिरता और विकास गलत, ये आपका डी नंबर स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। 69 नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाता है। वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो कि किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, और उनका तुल्यता पर जो है व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, और इसीलिए उनका जो है वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। 69 का जो है आंसर, ध्यान से सुनिएगा, कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के नॉन फंजिबल टोकन, तो जो भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाता है, बिल्कुल आसान बनाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ठीक है,
इसके बाद जो है वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो कि किसी ब्लॉक से टेक्नोलॉजी में विद्यमान है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसीलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाता है, 1 और 2 सही है। आपका आंसर जो है 1 और 2 सही है, इसका 69 का ए नंबर। इकोनॉमी का सेक्टर समाप्त हो गया, जितना भी इकोनॉमी का सेक्शन था। आपने देखा कि इकोनॉमी में 19 क्वेश्चन आए हैं, 19 क्वेश्चन। अभी स्कीम्स का पार्ट छोड़ दे तो इकोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि डायरेक्टली ये 19 क्वेश्चन है और 19 में से करीब जो है आपका 14 से 15 क्वेश्चन जो है आपके क्लास नोट्स और लेक्चर से आए हैं। आप जाके क्रॉस एग्जामिन कीजिएगा। मैं आपको बता भी दूं, जैसे ये हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो है टोकन्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो है आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको लेक्चर भी बता दिया कि भाई थर्ड लेक्चर मिल जाएगा, थर्ड लेक्चर में जाइएगा। इसके बाद हम इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है और इस साल जब हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको जो है इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में कवर किया था। फिर हम जो ये एक बहुत सिंपल सा है, हमने जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में स्कीम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। अभी हमने करंट में मैंने आपको बताया कि MTCR आप देख लीजिए, परसों नरसों का जो करंट अफेयर्स करीब 2 या 3 जो है जून का। ठीक है, इसके बाद जो है ये मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट में हमने कवर किया। इसके बाद ये हमने जो बैंकिंग सिस्टम में सेक्टर में कवर किया है, BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसको हमने कैपिटल मार्केट में और जो है हाँ कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट के अंतर्गत जो है कवर किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। ये आपका एक सामान्य जो है जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। ये यूएस फेडरल जो आपका ये मॉनेटरी जो है सॉरी इन्फ्लेशन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन से और जो है मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ फिर आपका ये जो है आपका कैपिटल मार्केट से हो जाएगा, मैंने करवाया ही है मतलब। इसके बाद आपको फिजिकल सिस्टम से ये जो है क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा मैंने बहुत डिटेल में जो है आपको जो है पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, इक्विटी जो है इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल से कवर किया है। इसके बाद ये आपका जो है ये करंट में मैंने कवर किया है करीब ये दिसंबर के आसपास। किसानों को ये देखो, ये थोड़ा सा जो है ना ये कॉमन मतलब अगर आप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो कवर नहीं हुआ है लेकिन क्लास के जो लेक्चर से आपकी जो समझ विकसित हुई है उसमें कवर हुआ है। इसके बाद इसकी हम बात करते हैं तो वाणिज्यिक फर्म, मैंने वहां पे जो है आपका शेयर मार्केट जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इसको कवर किया है। इसके बाद मुद्रास्फीति मैंने आपको जो सॉरी ये नहीं हुआ है। ठीक है, और बस ये भी एक जनरल स्टैंडिंग का अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। इसके बाद G20 मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बस एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये काफी पुराना करंट का क्वेश्चन था, इतना नहीं कवर हुआ। बाकी हमने सारी चीज जो है बहुत डिटेल से कवर की है। होपफुली आपका जो है डिटेल एनालिसिस हो गया है। अगर कोई ऐसा आपको इशू आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं। हम एक जल्दी मेंस का जो है एक बैच लॉन्च करने वाले हैं और सभी बच्चों का स्वागत है। एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा और क्वालिटी आपको उम्दा क्लास की होगी और जो है यहाँ पर फी बहुत ही रेम्युनरेटिव और बहुत उचित होगी। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम।